तो सवाल यह है कि भारत के अंदर जब पाकिस्तान पस्त है, पाकिस्तान की संसद में बदहाल स्थिति है, ऐसी बर्बाद और तबाह भार पाकिस्तान को हमने कभी इतिहास में पढ़ा भी नहीं है, देखने की बात तो दूर की बात है। और जो माता जीजाबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ तक हमारी परंपरा चली आई है, वैद्य यशोदा देवी है, ये सारी की सारी स्त्रियां भारतीय मूल्यों को धारण करने वाली हैं। ये सारी स्त्रियां सिंदूर और बिंदी को महत्व देने वाली हैं। अपनी स्टडी बोलती है कि इनको ऐसा लगता है कि सिंस दे आर माइनॉरिटी और फेमिनिज्म भी अपने आप में माइनॉरिटी है, तो ये फेमिनिज्म का उत्तरदायित्व है कि वो जाके माइनॉरिटी के पक्ष में खड़ा रहे। जिस सोच ने हमारी लड़कियों को बाजार में फेंका, जिस सोच ने हमारी और जिस सोच के कारण हमारे यहाँ एक थोड़े समय के लिए महिला भ्रूण हत्या भी रही, क्योंकि लोगों को लगता था कि अच्छा बच्ची पैदा होगी तो ये लोग उठा के ले जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने यह नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, तो सचमुच हर भारतीय का रोम रोम हिल गया। ये अकल्पनीय था कि एक ऑपरेशन का नाम सिंदूर से क्यों जोड़ा जाएगा। लगा कि इसकी तैयारी सोचिए कितनी पहले हो चुकी हो। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बिंदास अंदाज में नजर आए। वो राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार कार्यक्रम में भी थे, तो केरल में जाकर वामपंथ और कांग्रेस की एक ही मंच पर लंका लगा रहे थे अडानी के मामले में। उनका मिजाज मधुबनी में थोड़ा अलग था, जहां से उन्होंने आतंक और आतंक के बैकर्स को यह कहते हुए धमकाया था कि अब की बार सजा ऐसी होगी, कुटाई ऐसी होगी कि कल्पना से परे होगा। तो लोगों ने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बहावलपुर में आतंकी केंद्र पर हमला हो गया, बदला पूरा हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितनी गहरी सी बात करी थी उस पर शायद ध्यान लोगों का नहीं गया। उन्होंने कहा आतंक और उसके बैकर्स को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनके कल्पना से परे होगा। तो पहली बार सिर्फ हमला आतंकवादियों के ऊपर था और ये साफ कहा गया कि हमने सेना पे भी हमला नहीं किया, हमने आम जन पे नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जम्मू और पूंछ एरिया में, कुछ सिविलियन के ऊपर हमला करके। तो भारत अब दिवाली मना रहा है, रावलपिंडी से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से तक। और ये तस्वीर, अब की बात कोई ये नहीं पूछ रहा कि कोई चिड़िया भी नहीं मरी, कोई कौवा भी नहीं मरा। और जब पाकिस्तान कहता था कोई कौवा भी नहीं मरा, तो यहां के लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग भी कहते थे कि कुछ हुआ नहीं। अब की बार पाकिस्तान से ही सबूत आ रहे हैं कि पाकिस्तान की थोड़ाई कैसे हो रही है। आम जन को सुकून मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक नफरत की बुनियाद पर बना हुआ देश है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि जब पाकिस्तान की कुटाई तुड़ाई होती है तो यहां पर इस्लामिस्ट लेफ्ट लिबरल गिरोह के फेमिनिस्ट बिलखने क्यों लगते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया तो जिन जिन के सिंदूर उजरे उनसे मीडिया ने बात की, उन्हें बड़ा सुकून मिला। लेकिन एकाएक पिछले 24 घंटे से इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपत्ति होने लगी लोगों को। सेना का नाम हो रहा है, क्यों हो, मोदी का नाम क्यों हो रहा है, इन तमाम चीजों पे। तो सवाल यह है कि भारत के अंदर जब पाकिस्तान पस्त है, पाकिस्तान की संसद में बदहाल स्थिति है, ऐसी बर्बाद और तबाह भार पाकिस्तान को हमने कभी इतिहास में पढ़ा भी नहीं है, देखने की बात तो दूर की बात है। ऐसे समय में पाकिस्तान जब बदहाली, कंगाली, त्राहिमाम कर रहा है, तो भारत में कौन पाकिस्तान परस्त है जिनको ऑपरेशन सिंदूर नाम से भी आपत्ति है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे सोनाली मिश्र जी से। सोनाली जी प्रसिद्ध लेखिका हैं और बहुत मजबूती से अपनी कलम चलाती हैं। उनकी एक पुस्तक हमारे हाथ में भी है, नेहा की लव स्टोरी। ये बहुत शानदार पुस्तक है और आमतौर पे चूंकि समय कम मिल पाता है इस यूट्यूब के दुनिया से जुड़ने पर, इस किताब को मैंने कहता ना कि एक झोंक में पढ़ गया है। तो हम सोनाली जी से उनकी ये रचना जो है नेहा की लव स्टोरी, इसे भी समझेंगे और बहुत पैनी नजर रखते हैं वो इस्लामिस्ट और विशेष रूप से फेमिनिस्टों पे। तो सीधे सोनाली जी से जुड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सोनाली जी। नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया बढ़िया हूँ। आज हमने आपका एक पोस्ट फेसबुक पे देखा तो मुझे लगा आपसे बात करने का यही सही समय है कि जब आप चूंकि जी एक स्त्री हैं और स्त्री विमर्श पे आप बहुत बेहतरीन लिखती हैं। मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि ये नेहा की लव स्टोरी आपकी रचना है। संभवतः पिछले साल पुस्तक मेला में आपने ये मुझे गिफ्ट किया था। जी इस पे तो बाद में आएंगे। सोनाली जी, आपने एक पोस्ट लिखा आज, मैंने उसको उस पे कुछ जो फेमिनिस्टों हैं, जो महिलावादी हैं, बड़ी पैमाने पे कुछ लेफ्ट लिबरल गिरोह के कुछ पत्रकार, कुछ लेखिकाओं को बड़ी आपत्ति हुई है ऑपरेशन सिंदूर नाम से। सिंदूर सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे जब महिला विदा होती हैं या फिर कहीं भी आप किसी तीर्थ स्थल जाती हैं, आप अयोध्या भी मैं लौट के आया, आमतौर पर ऐसे किसी तीर्थ स्थल जब आप जाते हैं तो आप अपने परिवार के निकटस्थ महिला मित्र महिलाओं के लिए सिंदूर की डिब्बी लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है कि सामान्य रूप से सुहाग एक तरह से वो भेंट करना भी, क्योंकि ये बहुत सेंटीमेंट का जुड़ा हुआ मामला है। और इसी को एक मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। तो मैं देख रहा हूं कि ये जितने वामपंथी लेफ्ट लिबरल गिरोह के कह रहे सवाल उठा कि अच्छा ये प्रधानमंत्री ने तय किया, ये कौन जानता है। अब तो कुछ महिलाओं को आपत्ति हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया। क्यों आपत्ति हो रही है, आपको क्या लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप बहुत गहराई इस पे नजर रखती हैं। दरअसल मैं सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। फेमिनिज्म मेरा जिसे आप कह लीजिए महिला विमर्श मेरा प्रिय विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है महिला विमर्श के ऊपर बात करना, और जो हमारा महिला विमर्श है उसके ऊपर मुझे बात करना अच्छा लगता है। हमारा माना है जो हमारे संस्कारों वाला है, जो हमारी वैल्यूज वाला है, जो हमारी जड़ों वाला है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि सिंदूर से क्या इश्यू है, तो बात सिंदूर का इश्यू नहीं है। सिंदूर से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या ये है कि सिंदूर जो है वो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, हमारी वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो जब सिंदूर हमारी जड़ों से और हमारी वैल्यूज से जुड़ जाता है तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक जड़ विहीन, एक आप सोचिए एक जड़ विहीन वर्ग है जो महिलाओं को जिसकी नजर में सिंदूर जो है और बिंदी, सिंदूर और बिंदी दो मुख्य बातें, दो मुख्य चीजें ऐसी हैं जो उनके हिसाब से महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए बाधा है। पायल वगैरह आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पायल वगैरह मुस्लिम कम्युनिटी में भी उसी हिसाब से पहनी जाती है। जो हमारा यूपी में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आपने कभी देखा होगा कि केवल सिंदूर और बिंदी की चीजें ऐसी हैं जो हमारा सिंबल है, जो हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी का सिंबल है, जो हमारे धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक वैल्यूज है, धार्मिक मूल्य है, उन सबका प्रतीक दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए जब कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था, तब भी वहां पर महिलाओं को बिंदी हटाने के लिए बोला जाता था। अभी भी मैंने एक महिला का पढ़ा कि उससे घोड़े वाले ने, खच्चर वाले ने बोला कि ये टेररिस्ट अटैक है, आप बिंदी हटा लीजिए और सिंदूर को हटा लीजिए। तो बिंदी और सिंदूर जो है वो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी का प्रतीक है, और जो फेमिनिज्म है वो हमारी इस रिलीजियस आइडेंटिटी से घृणा करता है। क्यों घृणा करते हैं, किस लिए घृणा करते हैं, अब वो एक लंबा चौड़ा है। वो बेसिकली उनको बार बार वो लोग बात ये बोलते हैं कि धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, लेकिन धर्म उनके लिए केवल, धर्म से आशय केवल उनका हिंदू धर्म है। उनको केवल हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए प्रतीकों से घृणा है, हिंदू धर्म के प्रतीकों से ही चिढ़ है। क्यों चिढ़ है, उसके लिए जब हम लोग बहुत लंबे उसमें जाएंगे तो पता चलेगा। अब वो चिढ़ती हैं, किस लिए चिढ़ती हैं, एक तो फेमिनिस्ट और इस्लामिस्ट दो एक कट्टर ताकतें हैं, वो एक हो जाती हैं। और सबसे बड़े मजे की बात यह है मनीष जी कि जहां पर महिलाओं का वास्तविक शोषण होता है, जैसे अभी आप देख लीजिए कि ईरान में इस समय महिलाएं एक अलग आंदोलन चलाए हुए हैं कि वहां पर वो अनिवार्य हिजाब के अगेंस्ट पूरी की पूरी लड़ाई लड़ गए। वहां पर महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी, जो भी पुरुष अब महिलाओं का साथ दे रहे हैं उनको भी दंड मिल रहा है, फांसी, यहाँ तक कि फांसी दी जा रही है। वहां पर लड़कियों की आंखों में गोली मारी जा रही है, आप देख लीजिए इंटरनेट पे तमाम छाया हुआ है। लेकिन तब भी आज आज तक वो लोग ये नहीं बोलती हैं कि हाँ भाई
जो बहनापे की बात होती है, एक बड़ा बड़ा सुंदर सा एक इन लोगों का शब्द रहता है सिस्टरहुड, बहनापा। हिंदी में बहनापा बोलते हैं और इंग्लिश में वो लोग सिस्टरहुड बोलते हैं। तो ये जो इनका सिस्टरहुड है वो केवल और केवल तभी इनका जागृत होता है जब अत्याचार करने वाला, सोफल अत्याचार करने वाला भारतीय पुरुष हो। और भारतीय पुरुष भी नहीं, वो भी एक ऐसा पुरुष हो, एक ऐसा वर्ग हो जो धार्मिक मूल्यों वाला हो, जो धार्मिक हिंदू मूल्यों वाला हो। तो धार्मिक हिंदू से इन लोगों को इशू है, धार्मिक हिंदू से इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा इतिहास यही है कि हिंदू जो जो हिंदू धर्म है वो सबसे पिछड़ा धर्म है, और जहां पर बिंदी और सिंदूर जो है वो महिलाओं का शोषण करने के लिए बने हुए थे। हिजाब इज द चॉइस, हिजाब को वो लोग चॉइस बताते हैं। यहाँ तक कि आपने कभी देखा होगा कि हिजाब डे जो फरवरी में कहीं हिजाब डे मनाया जाता है, तो हिजाब डे को वो जिसे कहते हैं कि बहुत सारे मैं पोर्टल्स देखती हूँ, फेमिनिज्म वाले पोर्टल है, जो फेमिनिज्म इन इंडिया है, और भी बाकी सारे जो पोर्टल्स हैं, वो लोग हिजाब को चॉइस बताते हैं। हिजाब इज ए चॉइस क्योंकि वो आपकी अलग रिलीजियस आइडेंटिटी को बताती है, सिंस यू आर क्या कहते हैं माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी से वो लोग जोड़ते हुए आइडेंटिटी को बताते हैं। लेकिन मेजोरिटी की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। तो ये बड़ा ना बहुत कॉम्प्लेक्स कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि दरअसल ये लोग चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं। और सिंदूर, अगर आज हम लोग ये जो अभी जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके बात चली, सिंदूर से इन लोगों को, सिंदूर जो है हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है। आप देखिए सिंदूर खेला होता है हमारे यहाँ, जब माँ का विसर्जन होता है तब उस समय सिंदूर खेला होता है ना। हमारे यहाँ गणेश जी बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं, उनके ऊपर भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर लाल चढ़ायो। और हनुमान जी के ऊपर भी हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। माता आदि शक्ति पार्वती से लेकर माता सीता तक सिंदूर की एक लंबी परंपरा है, जो कि हमें हमारे वैल्यूज के साथ जोड़ती है, जो कि हमें पति के साथ जोड़ती है, हमारे संस्कारों के साथ जोड़ती है। और फेमिनिज्म का उद्देश्य, फेमिनिज्म का सबसे बड़ा शत्रु है परिवार, फेमिनिज्म का सबसे बड़ा शत्रु है परिवार संस्था, और हर वो चीज जो परिवार संस्था के साथ आपको जोड़ेगी वो इनकी शत्रु बनेगी। सिंदूर जो है वो आपको परिवार के साथ जोड़ता है, सिंदूर आपको शक्ति के साथ जोड़ता है। फेमिनिज्म हमेशा कमजोर स्त्रियों को ही, कमजोर महिलाओं को ही प्राथमिकता देता है। आप देखिए जो जितनी भी फेमिनिस्ट होंगी वो कहने के लिए आपको ताकतवर बोलेंगे कि हाँ हम लोग फ्रीडम है, ये है वो है, लेकिन वो हमेशा उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। जबकि जो हमारा फेमिनिज्म है, जो सिंदूर वाला फेमिनिज्म है, जो हमारी आदिशक्ति माता का फेमिनिज्म है, जो हमारी माता सीता वाला जो एक स्त्री विमर्श है, वो एक ऐसी मजबूत स्त्री की कहानी बताता है जो अपने सिंदूर के बल पर कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी बाधा को सहन कर सकती है। सिंदूर की शक्ति के बल पर वो विश्व विजेता रावण को एक दूरी पर रख सकती है। तो ये जो सिंदूर की शक्ति है, चूंकि सिंदूर महिलाओं को सबल बनाता है, जो सिंदूर और बिंदी महिलाओं की एक ऐसी रिलीजियस आइडेंटिटी को उभारता है जो उनको सबल सुदृढ़ बनाती है, और ये सबल और सुदृढ़ स्त्री फेमिनिज्म को पसंद नहीं है, फेमिनिस्ट औरतों को पसंद नहीं है। और हिंदू धर्म से उनको इसीलिए चिढ़ है क्योंकि हिंदू धर्म अपनी स्त्रियों को स्वतंत्रता देता है, हर मतलब उनको कैरियर के उसमें स्वतंत्रता देता है। आप प्राचीन काल से देख लीजिए, सत्यभामा वाला उदाहरण आप देख लीजिए, माता सीता का देख लीजिए, और गार्गी है, मैत्रेयी है, तमाम एक स्त्रियों की परंपरा है। यहाँ तक कि और जो माता जीजाबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ तक हमारी परंपरा चली आई है, वैद्य यशोदा देवी है। ये सारी की सारी स्त्रियां भारतीय मूल्यों को धारण करने वाली हैं, ये सारी स्त्रियां सिंदूर और बिंदी को महत्व देने वाली हैं। तो ये इन लोगों को मजबूत स्त्रियां पसंद नहीं आती हैं, इसलिए इनको सिंदूर से भयानक चिढ़ है, और इसके कारण वो अपना एजेंडा सिंदूर और बिंदी वाली स्त्रियों के ऊपर चलाने में सफल नहीं होती हैं। यही कारण है कि उनको सिंदूर से चिढ़ है। और जो इस्लामिस्ट महिलाएं हैं वो सिंदूर से किस लिए चिढ़ती हैं, क्योंकि उनको वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर अटैक लगता है। आपने कुछ लोगों के पोस्ट साझा किए और उसके हिसाब से बताने की कोशिश की कि इन सब ने पूरी तरह से इसका, और अक्सर हम ये देखते हैं कि पूरी जो जिहादन महिलाएं हैं, वामपंथी इसको शुरू करते हैं और आमतौर पर ये मुद्दा उठाते हैं। ये वही सब लोग हैं जिनने इस ऑपरेशन टोटली पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पर हमला का विरोध। अब आज मैं जब ये देख रहा था तो बड़े पैमाने पर हमने देखा कि ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दोनों वीरांगना हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जो
सोफिया जी कुरैशी है, वो पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, ये इसकी पहचान नहीं बताते। दूसरी जो है वो सिखनी है, भूमिका सिंह जो है वो सिखनी है। एक बड़े स्ट्रेटेजी के तहत मुझे लगता है कि इन सबको सामने किया गया है। सोफिया की तो तारीफ एक समय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया हुआ था, कई सारे मूवमेंट में रही, लेकिन अभी जो है वो प्रतीक के रूप में आया। मैंने देखा कि एकाएक इन दोनों महिलाओं को क्षोभ में सोफिया को लेकर के पूरे लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग उड़ गए। ऐसा प्रतीक बनाया जैसे सोफिया ने ये पूरी लड़ाई लड़ ली, जबकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सोफिया, कर्नल सोफिया या विंग कमांडर जो भूमिका सिंह हैं, इन दोनों की भूमिका एक प्रेस रिलीज पढ़ने भर की थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत इस पूरे मामले में दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका अभियान था, उसके तहत उन्होंने बेटियों को आगे किया। लेकिन बड़ी चालाकी से इस सोफिया कुरैशी को इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे लगता है सब कुछ इन्होंने ही किया। अब सच जी इसका यह है कि सोफिया जैसी महिलाएं इनकी नायक कुछ पल के लिए होंगी, ये नायक नहीं होती। इनकी नायक वही बुर्का नसी होती हैं जो हमेशा इस तरह के मुद्दे को लेकर के इसको उठाती हैं। मैंने कई तरह के कुछ ऐसे अभी अहाबित जब मैं देख रहा था इस पूरे मुद्दे को, तो ये लगा कि कुछ महिलाओं को जब इनको उतारा गया तो उन महिलाओं को इस पर बड़ी आपत्ति हुई। ये बुर्का नसी महिलाएं कहती हैं, मैं यदि वो वीडियो दिखा पाऊं आपको, कि बुर्का नसी महिलाएं कहती हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, जो पानी रोकने का जो कुछ भी हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल सही जी मायने में इनकी पहचान इस तरह की महिलाएं, जरा इसको सुनिए इस महिला को। तो किस तरीके से देख रहे हैं वो इंडियन जो लेडीज होती है उनके लिए सिंदूर काफी जरूरी होता है, कहीं ना कहीं उस दिन सिंदूर पर हाथ दिया गया था, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? हाँ, गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए। और वो जो मार रहे घुस करके, तो ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, कौन मारा तो इधर आओ ना। अब इससे एक महिला पत्रकार यूट्यूबर ये को वही पूछ रही है कि भाई बुर्का नसी है ये, इससे पूछ रहा ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, इसे सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने देखा है बिहार में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगाया करती थी। मेरे गांव में मुझे याद है कि चूंकि कल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था, पसमानदा मुसलमान, मैंने देखा है कुछ लगाती थी वो सिंदूर भी वो लोग लगाती थी। अब पश्चिमी यूपी से लेकर के इधर हमने देखा कि एकदम से बिल्कुल इस्लामिक संस्कृति कुछ अलग ढंग से है। यहां पर देख रहे कि बुर्का के फेवर में वो आ जाते हैं। मतलब बुर्का के लिए देखिए कि जितने भी आप जिसको फेमिनिस्ट कहती हैं, इस्लामिस्ट फेमिनिस्ट, ये सब के सब, जब बेंगलुरु वाला कर्नाटक वाला मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब बुर्का का मामला आया तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह कपिल सिब्बल जैसा वकील बुर्का के पक्ष में आ गया। लेकिन वो उनके मतलब वो जो एक शरीर ढकना है इतनी गर्मी में भी, उस चीज के लिए ये सामने आ जाते हैं फेमिनिस्ट, ये इस्लामिस्ट। लेकिन सिंदूर का विरोध होता है। इस महिला को भी सिंदूर से कोई लेना, जबकि सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, किसी के पति का किसी का सिंदूर छीना गया है, तो ये बुर्का के लिए तो लड़ने लगते हैं, सिंदूर और बिंदी से आपत्ति। जबकि एक चीज और कही जाती है सोनाली जी की, बड़ी बिंदी गैंग, एक तो गैंग वो भी है ना बड़ी बिंदी गैंग, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी, आप भी उस शब्द का इस्तेमाल करती हैं कई बार। तो ये फर्क क्यों है कि एक तरफ सिंदूर का विरोध और दूसरी तरफ इधर बुर्का के साथ खड़ा होना, ये इनका स्टैंड क्या है इन वामपंथियों का, फेमिनिस्टों का? ये तो मुझे भी कभी कभी ना मनीष जी, मैं सही बताऊं तो मैं कभी कभी ना इस साइकोलॉजी को समझ नहीं पाती हूँ, है ना। क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि इनको आजादी चाहिए, है ना। आपने एक उदाहरण देखा होगा, एक बड़ी लोकप्रिय कलाकार थी दीपिका कक्कड़ ही है शायद, है ना, ससुराल सिमर का उसमें आती थी, है ना। तो जब वो शादीशुदा थी, माने जब वो हिंदू पुरुष से शादीशुदा थी, है ना, तब वो सीरियल्स में एक्टिंग करने आती थी, बड़े ग्लैमरस कपड़े पहनती थी, सब कुछ था, ठीक है। उसके बाद ससुराल सिमरका के दौरान उनकी मुलाकात उनके इस समय पर जो उनके वर्तमान शौहर हैं उनसे हुई। मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा कि कौन है बड़ा। अब आप सोचे उसके बाद में दीपिका दिखनी बंद हो गई सीरियल से, है ना। जब तक आजादी 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 जो गैंग की महिलाएं हैं, जैसे ही दे गॉट मैरिड टू दी अदर रिलीजन, वैसे उनकी सारी आजादी का जो कीड़ा है वो शांत हो जाता है।
ये साइकोलॉजी में अभी तक नहीं समझ पाई कि आखिर में ऐसा ये क्या रीजन नहीं, है। इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण स्वरा भास्कर है। आपने स्वरा को देखा होगा कि किस तरह से अर्धनग्न कपड़ों में होती है, लेकिन जब उस मौलाना के पास गई थी स्वरा, तो आप देखिए कि एक तरह से फुल तरह से बुर्का के भेष में ही थी, पूरा शरीर ढका हुआ था, एकदम से मोटा सा लग रहा था, कोई गद्दा है उसके ऊपर कोई कपड़ा पहना दिया गया हुआ है। वही उसी स्वरा भास्कर के आप दूसरी तस्वीरों को आप देखिए, जब तक वो इस्लामिस्ट नहीं हुई थी, जब तक एक मुस्लिम पुरुष से उसने शादी नहीं की थी, और वो जेएनयू में ही उत्पात करते हुए ये फेमिनिस्ट एजेंडा चलाना, फिर उसके बाद एक इस्लामिक पुरुष से शादी होने के बाद उस मौलाना के पास जो तस्वीर उसके पति के साथ थी, वो देखा होगा आपने भी। तो एकदम से जी दोहरा जी, चरित्र तो खुल करके सामने आ जाता है इनका। ये ये कभी भी ये इस साइकोलॉजी को समझने में मैं अभी तक अक्षम रही हूँ। एक बड़ी लेखिका है, बड़ी स्त्रीवादी लेखिका है, तो जाहिर सी बात है, अगर अपने हिंदू स्त्रीवादी लेखिका है तो उनका सारा निशाना आप सोच लीजिए कि कौन कहाँ पर रहता होगा। उनके लिए बिंदी सिंदूर वगैरह हर चीज के लिए घृणा है। तो एक बार उन्होंने अपना दुबई में दुबई या यूएई पता नहीं किसी मुस्लिम कंट्री का उन्होंने कहीं घूमने गई थी। आप सोचिए वो वहां मस्जिद में गई तो उन्होंने बुर्का पहना, है ना। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि वो उसके प्रति मतलब हमेशा इनको आजादी चाहिए। सिंदूर और बिंदी जैसी एक बहुत ही मतलब सिंदूर तो मैं क्या बोलूं, सिंदूर तो एक हल्की सी बहुत ही चुटकी भरी होता है, चुटकी भरी सिंदूर हम लोग लगाते हैं डेली। उससे ज्यादा तो मुझे तो नहीं लगता कि चुटकी भर सिंदूर से ज्यादा कोई लगाता भी होगा। उस चुटकी भर सिंदूर से इन लोगों को क्या समस्या होती है, कैसे सिंदूर एक उसका उदाहरण बन जाता है। ये चीज मुझे आज तक मैं इतना ज्यादा उसमें घुसती हूँ, इनके उसमें ज्यादा कर भी देखती हूँ। एक बहुत बड़ी एक और लेखिका रही थी, फेमिनिस्ट राइटर हुई थी, वो पूरी जिंदगी हिंदू पुरुषों को माने, चूंकि उनके पति हिंदू रहे, हिंदू परिवार में ब्याही गई थी, गाली वो कोसती रही कि प्रेम की आजादी नहीं है, प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम वैसा होना चाहिए। और उम्र के ढलाव पर शी गॉट मैरिड टू ए मुस्लिम पर्सन, जो उनकी उम्र से बहुत छोटा था, और तब उन्होंने बुर्का भी पहना। तो ये साइकोलॉजी है, या तो ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, ये अपने आप में इतनी कमजोर होती हैं कि दे ऑलवेज, जिसे कहते हैं ना, दे ऑलवेज सीक फॉर अ प्रोटेक्शन। उनको हमेशा एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक हमेशा जिसे कहते हैं ना स्तंभ चाहिए, आधार चाहिए। हमारी जो हिंदू महिलाएं हैं उनको साथ चाहिए, है ना। बुर्का मीन्स प्रोटेक्शन, माने अब आपको बाहर से नजर नहीं लग रही है, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इविल आईज ऑफ द जो भी कुछ उनका वो रहता है। अब जब तक यहाँ पर रहती हैं, जब तक वो हिंदूस में रहती हैं, तब तक उनको भयानक आजादी चाहिए। इतनी आजादी चाहिए कि उनको मंदिरों में भी पीरियड्स, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन उनको इतनी आजादी चाहिए कि उनको मंदिरों में भी पीरियड्स वाले दिनों में जाने की आजादी चाहिए, एंड दे कैन गो टू द कोर्ट और समथिंग, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन वही लोग, जब ये बात हो कि आप मस्जिदों में भी महिलाओं के लिए, भाई मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए कि वो मस्जिद में जाए, है ना। जब आप उनसे बोले कि आप क्यों पर आवाज उठाइए, तो बोलेंगे कि नहीं, वो उनके मजहब का मामला है, लेट देम, उन महिलाओं को अपने हिसाब से करने दीजिए। और जब मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाती हैं, तो कोई भी फेमिनिस्ट महिला किसी भी तरीके से उन महिलाओं के साथ नहीं जाती। आप चाहे 3 तलाक वाला मामला देख लीजिए, आपको कहीं भी इन फेमिनिस्टों का स्वर उन महिलाओं के साथ नहीं मिला होगा जिन्होंने 3 तलाक की, है ना। जो महिलाएं हलाला के खिलाफ भी कोर्ट वगैरह जा रही हैं या अपनी बात कहती है, उनके उनके साथ भी आपको ये महिलाएं कहीं नहीं मिली होंगी, है ना। इसी तरीके से एक और कोई मामला था, तो उसमें भी ये महिलाएं नहीं मिलती। यहाँ तक कि ये जो महिलाओं का जो वो होता है, खतना होता है, जिसके खिलाफ कई कई बार जो रिपोर्ट्स भी आती हैं कि भारत में भी एक वर्ग की महिलाएं हैं पीड़ित, उसमें भी ये लोग नहीं बोलती हैं। तो और यहाँ तक कि आप सोच लीजिए कि वो मुस्लिम महिलाएं जो बेचारी कट्टरपंथी उनसे पीड़ित होती हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों हमारे वेस्टर्न यूपी में ही एक 2 मुस्लिम लड़कियों का मर्डर कर दिया गया था, ऑनर किलिंग का। तो आप देखिए कि किसी भी लड़की की, किसी भी फेमिनिस्ट की आवाज ऐसा नहीं आया होगा कि उन मुस्लिम लड़कियों के
पक्ष में आई हूँ। एक पत्रकार थी रिजवाना तबस्सुम, शायद अभी आप नेट पर, रिजवाना तबस्सुम थी, कौन थी, कोई तो पत्रकार थी, काशी बनारस की थी, है ना। शी कमिट, वो वायर वगैरह, शायद वायर वगैरह के लिए लिखती थी, माने वो सो कॉल्ड प्रगतिशील ही थी, और ये योगी सरकार और मोदी जी के अगेंस्ट के उसमें जो लूप होल्स हैं उनके लिए लिखती रहती थी। तो शी कमिटेड सुसाइड, आज से 4-5 साल पहले की बात है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। शी कमिटेड सुसाइड। तो जब रिजवाना ने सुसाइड किया तो एकदम से लोगों के बीच में लहर आई कि रिजवाना ने इस कारण सुसाइड किया क्योंकि वो योगी और मोदी जी के अगेंस्ट लिखती रहती थी, माने इस तरीके का कुछ पड़ा। और जब उसका सुसाइड नोट में ये लिखा आया कि उसको एक वहीं का स्थानीय सपा नेता जो उसी मजहब से था, वो हैरेस करते थे, वो मुद्दा आप सोचे मनीष जी गायब हो गया। तबस्सुम को आज अगर आप नेट सर्च करेंगे तो रिजवाना तबस्सुम का जो केस है वो कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पता। उस लड़की के लिए भी इन फेमिनिस्टों ने, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। एक्चुअली ये जो फेमिनिज्म है ये कट्टरपंथी इस्लाम से डरता है। इन लोगों को लगता है कि या तो इनके ऊपर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लगेगा, और दूसरा इनको ऐसा, जहां तक मुझे अपनी स्टडी बोलती है कि इनको ऐसा लगता है कि सिंस दे आर माइनॉरिटी और फेमिनिज्म भी अपने आप में माइनॉरिटी है, तो ये फेमिनिज्म का उत्तरदायित्व है कि वो जाके माइनॉरिटी के पक्ष में खड़ा रहे। लेकिन माइनॉरिटी जब अपनी ही महिलाओं के ऊपर अटैक करता है तो वो उस माइनॉरिटी का जो विक्टिम है महिलाएं, उनके अगेंस्ट नहीं बोलती है। फिर चाहे वो लव जिहाद से पीड़ित महिलाएं हों, उनके अगेंस्ट भी नहीं बोलेंगी, 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हों, उनके अगेंस्ट भी नहीं बोलेंगी, हलाला से पीड़ित महिलाएं, उनके अगेंस्ट भी नहीं, मुद्दा जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है उसके अगेंस्ट भी जो लड़कियां आवाज उठाती हैं, उन लड़कियों के पक्ष में भी नहीं बोलेंगी, बल्कि वो आइडेंटिटी की लड़ाई में जाकर वो बुर्का और नकाब के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो आइडेंटिटी की लड़ाई है उसको समझना थोड़ा ये जटिल विषय है, कि वो अपने आप को किस आइडेंटिटी से रिलेट करती है। जाहिर सी बात है, उनको ऐसा लगता है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी इज ऑलवेज, जो मेजोरिटी है वो हमेशा दमन करने वाला एक पक्ष होता है। तो हमारे यहाँ मेजोरिटी बेचारा दुर्भाग्य से हिंदू है, तो उनको ऐसा लगता है वो दमन करने वाला है। और उसमें भी एक खास जो 2-3 जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनसे उनको विशेष क्या कहते हैं, दुराव है। विशेष टारगेट अपर कास्ट की महिलाएं होती हैं। हाँ जी, विशेष टारगेट अपर कास्ट की महिलाएं होती हैं उनके लिए। टारगेट उनकी अपर कास्ट की महिलाएं और अपर कास्ट के पुरुष। आप सोचिए इन लोगों के मन में इतना जहर भरा होता है मनीष जी, कि जब मैं कहानियां लिखा करती थी और अगर मान लीजिए मैंने किसी कहानीकार की कहानी पर कोई टिप्पणी कर दी, क्योंकि मुझे नकली शोषण वाली कहानियों से चिढ़ है ना। अगर कोई मुझे बोलता है कि 5000 साल से हिंदू पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, अगर मैं उदाहरण मांगती हूँ, भैया एक उदाहरण तो दो, कौन से हिंदू पुरुष ने क्या अत्याचार किया भाई। मतलब अगर किया तो वो लोग सती का उदाहरण लेकर आते हैं, है ना। तो सती भी हर जगह तो वो नहीं थी। अगर सती जो कस्टम थी, अगर वो प्रथा के रूप में होती इतनी ज्यादा, तो हमारे पास तो विधवा महिलाओं का इतिहास ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन तो जीजाबाई तक विधवा महिलाओं का इतिहास है, रानी लक्ष्मीबाई तक विधवा महिलाओं का इतिहास है, मतलब जीजाबाई तक तो है। अब आप सोचिए, यहाँ तक कि आप वृंदावन वगैरह में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि अच्छा पता नहीं कौन से जमाने से वहां पे बंगाल की विधवा महिलाएं आकर रह रही हैं। अगर विधवा महिलाओं के इतिहास है तो सती एक अनिवार्य कस्टम कैसे हो सकती थी, फिर तो कोई भी नहीं होता। तो एक जो समझने वाली बात होती है, तो जब मैं बोलती हूँ कि अच्छा आप मुझे एक उदाहरण ऐसा बताइए, एक इंडिविजुअल उदाहरण कि हिंदू पुरुषों, मतलब जो हमारा जो भारतीय जो कस्टम था वो स्त्रियों के प्रति दमन वाला था, तो उदाहरण के रूप में वो लोग माता सीता को लेकर आती हैं कि माता सीता को उन्होंने निकाल दिया था। तो
वो मतलब फिर वो मैंने कहा या तो फिर आप मान लीजिए कि वो हमारा इतिहास है, अगर आप माइथोलॉजी मानते हैं तो इतिहास कैसे मानेंगे? एक चीज पर तो स्थिर आप रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद एक्चुअली कंफ्यूज है कि उनको क्या बोलना है, उनको क्या नहीं बोलना है। तो जब मैं ऐसे बात करती थी कि ये जो जबरन बनाया हुआ शोषण, महिलाओं का शोषण है, इसके ऊपर मैं कुछ बात बोलती थी तो आप सोचिए मुझे टैग मिलता था, खाई पी अघाई औरतें क्या जाने। तो इसीलिए आपने संघर्ष उसके किया है, और मुझे लगता है कि ये जो आपकी किताब है नेहा की लव स्टोरी, वो उसी ढंग के एक फेमिनिज्म का एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने भी इस चीज को, चूंकि आपकी जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो हमने पूछा भी आपसे क्या कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी आपका आसपास कुछ ऐसा गुजरा है। मुझे इसमें कई आपके पात्र जो है ना, वो मेरे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए लगे, कि ऐसा लगा कि जैसे उनकी कहानी है। इस नेहा की लव स्टोरी में भी ऐसा लगता है कि जो हिंदू महिलाएं, कैसे उनका टारगेट होता है कि विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं ही अपने भाई के लिए कैसे जाल बिछाती हैं किसी इस हिंदू लड़की। जैसे मैंने आपको, शायद आपसे संदर्भ में बात हुई हो, एक लड़की है बैंक से जुड़ी हुई है, उसने मुझे कहानी बताई कि कैसे मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी तो मुस्लिम फैमिली थी, उसकी माँ नहीं, जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी उसके माँ नहीं कहा कि मेरे बड़े बेटा से शादी कर लो। मतलब सोचिए, और वो खुद ही अपर कास्ट की बिहार की लड़की है वो। ऐसे ही मैंने कई और एक दो ऐसे उदाहरण हैं जो मैं जानता हूं कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस लड़के का नहीं होता है जो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, उस पूरे परिवार उसका इन्वॉल्व हो जाता है। अपने यहाँ क्या है, यदि आपको पता चला कि आपका बेटा, बेटी तो छोड़ दीजिए दूर की बात है, आपको यदि पता चला कि आपका बेटा ही किसी मुस्लिम लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो आप तुरंत उसे घेरने लगेंगे, नहीं ऐसा मत करो, हमारा कल्चर अलग है। और ये एकदम विपरीत हो जाए। बेटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बेटा भी यदि है कि चलो बहू ले आएगा मुस्लिम, तो आप उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसमें हिंदू में कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, दलित समुदाय से भी हो, वो भी इससे बचता है। लेकिन दूसरी तरफ उधर देखिए तो आपने इस किताब में भी लिखा, एक तरह से प्लानिंग होती है कि अपर कास्ट की महिलाओं को किस तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली है? मैं बताऊं कि सोनाली जी की पुस्तक अमेजन पे भी उपलब्ध है ना आपकी किताब? जी, अमेज़न पर है। अमेजन पे उपलब्ध है, तो व्यूअर से कहूंगा इस किताब को जरूर पढ़िए। आपको पूरे समाज के अंदर की जो गंदगी है, जो एक षड्यंत्र सनातन समाज के स्त्रियों के को कहते हैं ना कि दाना डाल करके फंसाने का जो खेल है, उसकी बहुत बेहतरीन व्याख्या है। तो आप यदि संभव हो तो अमेजन से सोनाली जी की इस किताब को जरूर खरीदें। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली है? इन फेमिनिस्टों के साथ रहते रहते, इनको समझते समझते कैसे मिला आपको ये? वो एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि जो मेरा, जब मैं रिसर्च अपना कर रही थी ट्रांसलेशन स्टडीज में, जब मेरी रिसर्च चल रही थी, तब मेरा 4-5 साल इन सबके साथ रहना बहुत हुआ। तो मैंने जाना मैंने शब्दों की जादूगरी इन्हीं से सीखी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने शब्दों की जादूगरी, कैसे अपनी बात को लच्छेदार भाषा में लिखना है, कैसे स्टोरी डेवलप करनी है, मैंने ये सारी आर्ट इनसे सीखी। तो क्या हुआ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, ये मेरे दिमाग में उस समय पे बड़ा एकदम झन्नाटेदार थप्पड़ सा एक लगा था। मैं एक दिन एक बहुत बड़ी लेखिका हमारी वरिष्ठ थी, उनके साथ में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट मत डाला करो जिससे ऐसा लगे कि तुम्हारा हिंदुओं के प्रति कुछ रुझान है। तो मैंने कहा वो तो मैं डालूंगी, मेरा तो हिंदू, मैंने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैं वो ना करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर तुमको साहित्य अकादमी वगैरह से, क्योंकि साहित्य, ये अभी मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है होगी, 7-8 साल पहले की ऐसी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कि तुम ये सब बातें करोगी तो ना ही साहित्य अकादमी में कभी तुम कहानी के रूप में बुलाई जाओगी, ना ही तुमको अवार्ड फंक्शन में कहीं बुलाया जाएगा, तुम्हारी कहानियां कोई नहीं पढ़ेगा, ये सब बातें। तो मैंने उनको, फिर मेरे मन में ना जिज्ञासा थी, एक्चुअली मेरे मन में मुझे ऐसा लगता था कि ये जो महिलाओं के प्रति जो महिलाएं बात करती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और वो उनके जीवन का उद्देश्य होता है कि वो महिलाओं के भले के लिए काम करें। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा कि हमसे ज्यादा समस्या तो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं में है,
उनको मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा मैं हमारे यहाँ जब आज से 15-20 साल पहले बुर्का नाम का कोई निशान नहीं होता था, लेकिन आज जब हम अपने इटावा में जाते हैं तो बहुत तो वो मोहल्ला जो हम लोग के लिए बहुत परिचित हुआ, जहाँ पे हम लोग को घुसने में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे या मोहल्ले में जा रहे क्या है। अब वहां पर भी महिलाएं चादर और बुर्के में रहने लगी हैं, जो कभी पहले साड़ी तक में रहा करती। तो मैंने उनको बोला कि वहां पर ज्यादा वो हो रहा है, वहां पर महिलाओं कितनी गर्मी हो उसमें महिलाएं, तो मैंने कहा 3 तलाक वाला मामला इस समय पर महिलाएं लड़ गई हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, हमें ये सब बातें साहित्य में नहीं उठानी है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमें क्यों नहीं उठानी बात? कहते क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है। मैंने कहा अगर हमारी कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग एज ए सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो कहती नहीं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर ऐसा टैग लगेगा कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं। तो मुझे लगा ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बात है। अच्छा, उन्हीं दिनों ही सारे केस आ ही रहे थे लव जिहाद का। उस समय वो जो कौन थी, वो जो शूटर थी तारा शाहदेव, उनका भी मेरे दिमाग में चल ही रहा था। और चूंकि मैं ट्रांसलेशन स्टडीज में रिसर्च कर रही थी मनीष जी, तो ट्रांसलेशन स्टडीज की रिसर्च ने मुझे इस टॉपिक को समझने में बहुत सहायता की, फेमिनिज्म को समझने में सहायता की। अब वैसे तो ट्रांसलेशन स्टडीज, आप ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि एक भाषा से आपने दूसरी भाषा में गूगल ट्रांसलेट कर दिया और कुछ भी कर दिया, लेकिन ट्रांसलेशन केवल यही नहीं होता है। ट्रांसलेशन इज ए वाइडर सब्जेक्ट, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपकी कोई भी एक छोटी सी ट्रांसलेशन के माध्यम से आपकी होल कम्युनिटी की आइडेंटिटी को ही ट्रांसलेट कर देना, को पूरा का पूरा बदल देना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। धीरे धीरे मैं रिजवाना तबस्सुम का ने बोला, हाँ। तो जब मैं इसको पढ़ रही, जब मैं अपनी ट्रांसलेशन स्टडीज को पढ़ा, ये सब पढ़ रही थी, तभी मेरे दिमाग में, और उस समय पे लव जिहाद की जो इंसिडेंट्स आ रहे थे, तब मेरे दिमाग में इस उपन्यास की रूपरेखा बननी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मैं वो अपनी स्त्रीवादी लेखिकाओं के साथ बैठती थी, मैं देखती थी कि उनकी रचनाएं कैसे हमारी जो युवा लड़कियां हैं, जो हमारा जो यंग माइंड है, उसको किस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट लड़कियों की। उस दिन मेरी एक और किसी से बात हुई, तो वो भी बड़ा लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि लड़की जब पैदा होती है, पैदा होते ही वो अपना जो पहला रुदन होता है, उसमें वो क्या ये बोलती है कि मैं बड़े होकर मुसलमान से शादी करूंगी? ऐसा तो नहीं बोलती ना। उसका भी रुदन स्वाभाविक होता है भाई। तो हम किस तरीके से उसको आगे लेकर जा रहे हैं एज ए पेरेंट, हम उस जाल को समझ पा रहे हैं जो हमारी लड़कियों के लिए बिछाया जा रहा है? एज ए पेरेंट, क्या हम उस पूरे षड्यंत्र को समझ पा रहे हैं जो हमारी उस युवा पीढ़ी के सामने लाया जा रहा है? हम में से कोई भी नहीं। मतलब अब धीरे धीरे हमारी वाली पीढ़ी समझी है, और जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है, वो मुझे लगता है वो और बेटर तरीके से समझेगी, क्योंकि वो इस समय आइडेंटिटी को लेकर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्पष्ट है। तो भ्रम होने के चांसेस आने वाली पीढ़ी के भीतर मुझे ऐसा लगता है कम है। हमारे वाली पीढ़ी के भीतर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हमारे सामने जो कविताएं वगैरह प्रस्तुत की जाती थी, वो एकदम ऐसी प्रस्तुत की जाती थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। जबकि हमने हमारे परिवार में तो हमने कोई स्त्री अबला नहीं देखी ना। चाहे मेरी दादी, हमारी दादी, चाचियां रही हूँ, नानी रही हूँ, मामी रही हूँ, अबला स्त्री हमने नहीं देखी। अबला स्त्री का कॉन्सेप्ट। और मजे की बात ये कि जिन्होंने स्त्रियों को अबला बनाया मनीष जी, वो उस कम्युनिटी के लोग इनके हीरो हैं। हमारे यहाँ महिलाएं कब से कैद होना स्टार्ट हुई? जब से इस्लामिक जो इन्वेजन स्टार्ट हुए, जब से वो सोच आई। क्योंकि वहां से लोग अकेले आते थे, वो महिला लेके तो आते नहीं थे, वहां से बीवियों के साथ तो आते नहीं थे। केवल जो उनके बादशाहों के हरम चलते थे, उनके साथ बादशाहों की जो बेगमें आती थी, लेकिन जो साधारण सैनिक थे वो तो ऐसे ही चले आते थे। यहाँ से जो वो लोग स्लेव बनाते थे उन लोगों ने, यहाँ तक कि आप सोचे इब्न बतूता को भी, जो लोग इब्न बतूता पहन के जूता करते हैं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सेक्स स्लेव्स। उसके सेक्स स्लेव्स की कहानियां भी मशहूर है। वो सेक्स स्लेव्स के बिना चलता नहीं था। जिस यात्रा पे जाता था वहां पे वो उसको सेक्स स्लेव चाहिए थी, नई लड़कियां चाहिए थी, तो हर देश की लड़कियां उसके साथ होती थी। तो जिस सोच ने हमारी महिलाओं को कैद किया, उस सोच के लोग तो इनके हीरो हैं।
क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से ताजमहल बनाया। और जो हमारे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए जिसे कहते हैं ना साका बांध के वो निकल जाते थे कि भाई अब हम आएंगे वापस नहीं आएंगे हमारा नहीं पता, है ना। उसके बाद महिलाएं जौहर कर लेती थी। तो जौहर को उन्होंने महिला का शोषण माना, लेकिन जौहर किसके कारण हुआ, वो उनके नायक हो गए, वो नायक हो गए। ये जो है इससे इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने हमारी महिलाओं को कैद किया वो उनके नायक हैं, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाया और उन्होंने इश्क की शायरियां लिखी। तो ये जो इश्क की डेफिनेशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम की डेफिनेशन को, ये यहाँ पे मुझे ट्रांसलेशन स्टडीज ने मेरा मदद की। और जो उनकी उनका जो कॉन्सेप्ट है माले गनीमत, जितनी लड़कियां आपने जो लड़कियां आपको लूट में मिली वो माले गनीमत है, उसको आप बांटिए। जो सुंदर लड़कियां हैं वो कहीं और आप जिस सोच ने हमारी लड़कियों को बाजार में फेंका, जिस सोच ने हमारी और जिस सोच के कारण हमारे यहाँ एक थोड़े समय के लिए महिला भ्रूण हत्या भी रही, क्योंकि लोगों को लगता था कि अच्छा बच्ची पैदा होगी तो ये लोग उठा के ले जाएंगे, है ना। तो जो वास्तविक आतताई थे, जो वास्तविक कारण थे, वो उसमें नायक हैं। और हमारे पुरुषों ने जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया वो इनके लिए खलनायक है। वो तो ये जो सारा डिस्कोर्स है वो नेहा की लव स्टोरी में है। और नेहा की लव स्टोरी की भी जो नायिका है नेहा, वो भी इसी से छू जाती है, वो भी किसी तरीके से फंस जाती है। और जो फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्टों का एक बहुत बड़ा सा वो रहता है कि अगर आप ये जो हम लोग को जनरल बातों से चलता था जब मैं इन लोगों के बीच बैठती थी कि प्रेम का कोई धर्म नहीं होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। प्रेम का धर्म क्यों नहीं होता भाई? अगर नाम छुपा के कोई आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और उसके बाद वो आपको अपने जब असलियत सामने आने पर वो आपको अपने धर्म में मतांतरित कर रहा है, आपके मजहब में मतांतरित कर रहा है, तो फिर कहां से इसका धर्म नहीं हुआ? इसका मतलब तो ये ना कि ये जो बात है वो तो प्रेम का कोई धर्म नहीं होता, ये सबसे बड़ी झूठ है। हर चीज का धर्म होता है। ये एक में बहुत अच्छी एक बुक है, मिशनरी थी, उनकी बुक थी, उनका स्टेटमेंट था कि दुनिया में कोई भी चीज सेकुलर नहीं है। हिस्ट्री सेकुलर नहीं है, ज्योग्राफी सेकुलर नहीं है, क्योंकि किसी के हिसाब से धरती चपटी है, वो उसी के हिसाब से व्याख्या करेगा। हमारे चांद की डेफिनेशन अलग है, किसी के लिए चांद की डेफिनेशन अलग है। इंग्लिश लिटरेचर में चांद की डेफिनेशन अलग है। तो ना तो लिटरेचर आपका सेकुलर है, ना आपका हिस्ट्री सेकुलर है। हिस्ट्री भी सेकुलर कभी नहीं हो सकती, आपकी कोई भी चीज सेकुलर। तो किसी भी चीज का, इवन हर चीज का एक कल्चर होता है। हम लोग भूगोल लिखते हैं, भूगोल भी हम अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए धरती की डेफिनेशन अलग है, हमारे लिए पृथ्वी माँ है। हम लोग कभी कुछ लिखेंगे तो तथ्य वही रहेगा, लेकिन तथ्यों को हो सकता है कि कोई, जैसे हम लोग अभी आपने देखा ये जो बरगद काटा गया है यहाँ, आपने देखा होगा बांग्लादेश में 100-150 साल पुराना बरगद काट दिया गया। किस कारण? कि उनको लगता था कि धर्म है ना। हम लोग वृक्ष पूजक कम्युनिटी है। हम लोग बिना कारण के वृक्ष को काटने वाली कम्युनिटी कभी नहीं रहे। हमारा जो ये जेनोसाइड, चूंकि मैं जेनोसाइड स्टडीज में भी अभी काम कर रही हूँ मनीष जी, तो जेनोसाइड में हम लोग बोलते हैं कि देशाचार का समाप्त हो जाना। देशाचार मीन्स हमारे छोटे छोटे जो देश का स्थानीय जो आचरण है उसका समाप्त हो जाना जेनोसाइड है। फिर चाहे वो युद्ध करके समाप्त हो, युद्ध करके कभी भी देशाचार समाप्त नहीं होता, क्योंकि आप युद्ध करेंगे, किसी को मार डालेंगे, पूरी कम्युनिटी को भी मार डालेंगे, तो भी कहीं ना कहीं से कोई भी एक जो बच जाएगा वो उस देशाचार को कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर जीवित कर देगा। लेकिन जब आप सॉफ्ट टारगेट करते हैं, तो नेहा की लव स्टोरी में अगर आपने पढ़ा हो तो जो इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा, जो प्राकतन लिखा है, वो आप देखिए दिलीप कौल जी ने लिखा है। दिलीप कौल जी इज द डायरेक्टर ऑफ जोनाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ
जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज स्टडीज। तो मैंने तो ऐसे ही लव जिहाद का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके लिख दिया था। ही टोल्ड मी कि दिस बुक इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कल्चरल जेनोसाइड। कि अगर नेहा मतांतरित हो जाती, जो उसका प्रेमी था, मैं तो अब उसका नाम भी भूल गई, अकरम, अगर नेहा के साथ रहते रहते मतांतरित हो जाती तो एक पीढ़ी का तो जेनोसाइड हो गया। एक पीढ़ी क्या मतलब, वो तो फिर पूरी की पूरी आने वाली सारी पीढ़ियां समाप्त हो गई। आपने जेनोसाइड कर दिया। तो जेनोसाइड को भी एक थोड़ा सा हम लोग को, क्योंकि मैं ये जो नेहा की लव स्टोरी है बहुत परतों में लिखा गया, मैं खेल खेल में इसको लिख दिया। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने केवल इसको, जो समय पे इंसिडेंट घटित हो रहे थे और मैं जिनके साथ रह रही थी उनके सारे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में थे, तो वो मैं लिखती गई। और चूंकि ट्रांसलेशन स्टडीज की स्टूडेंट होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते, मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारी महिलाओं को अबला जीवन कहाँ है? अबला जीवन माने आपका हिंदू धर्म में ही अबला जीवन है ना? हिजाब सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ। आप कभी भी आप हिजाब वाली महिलाओं के आप चित्र देखिएगा तो आप देखिए हमेशा वो हिजाब में महिलाएं ऐसे हाथ उठाती हुई या ऐसे हाथ उठाती हुई दिखेंगी, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हिजाब में जाकर उन लोगों को एक आजादी मिल जाती। तो जो आजादी का सिंबल था उसको आपने एक्सप्लॉइटेशन का सिंबल बना दिया। और जो आपके मतलब आपको इतनी आजादी नहीं देता कि आप अपने बाल खुले रख सको, एक बाल भी आपका दिख जाए। बाल खुले रखना इज अ सिंपल बेसिक आजादी। भाई मुझे ऐसा लगे कि मुझे बारिश में भीगना है, ये मेरी आजादी है। मुझे ऐसा लगे कि भाई ठीक है मेरे बाल बारिश में भीगे, मेरे चेहरे पे मेरे बारिश की बूंदें अनुभव हो मुझे, दिस इज ये हमारी बेसिक आजादी है जो हमें चाहिए, जो हमारा हिंदू धर्म देता है। लेकिन उसमें आपको बोला गया कि अबला जीवन हो, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी कलाश चली। हालांकि महादेवी वर्मा की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये वाली जो कविताएं लिखी गई, इन कविताओं ने आधार बनाया कि जो आने वाली हमारी जो स्त्रियां हैं वो इन्हीं सबको लेकर फालतू की कविताएं लिखें। और ये जो फालतू, और आप देखिए फालतू की कविता हमारी हिंदू कवियत्रियां लिखती हैं। इसका अगर मान लीजिए कोई हिंदू कवियत्री लिख रही है कि विवाह जो है वो शोषण है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब विवाह, आप हिंदू धर्म में ही तो विवाह शोषण है। और जहां पे चार निकाह और असंख्य, आप मतलब चार तो जायज हैं, और उसके अलावा आप बिना रिश्ते की तो आप पता नहीं कितने संबंध बनाकर रख सकते हैं, है ना? वहां पर उसको आप ग्लैमराइज करते हैं। तो ये चीज यही पूरी का पूरा ये जो षड्यंत्र है ये नेहा की लव स्टोरी में है। तो जब नेहा अकरम से क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है तब जाके अकरम को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो उसको लगता है कि यार ये क्वेश्चन क्यों कर रही है, क्यों क्वेश्चन कर रही है, क्यों कर रही है। तो जब उसके भीतर की रिलीजियस आइडेंटिटी, तो फेमिनिज्म क्या है, हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी को मारता है। जिस दिन हमारे भीतर की रिलीजियस आइडेंटिटी अपने पूरे जोर से बाहर आती है, हम उस फेमिनिज्म को उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं भी जब पहले बिंदी लगाकर जाती थी या सिंदूर लगाकर जाती थी तो मुझे टोकते थे कि यार क्या तुम सिंदूर लगाकर चली आई। यहाँ तक कि आप सोचे, मेरे फेसबुक पर आपने हमेशा देखा होगा, मेरे फेसबुक का जो कवर फोटो रहता है पहले महादेव का था, उसके बाद अभी वराह देवी का है, जो वराह देवी उनका है। मेरा हमेशा से क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ, तो या तो महादेव का रहता था या प्रभु श्री राम का रहता था। तो मुझे लोग आकर टोकते थे कि तुम तो कहानियां लिखती हो, कहानियां लिखने वाला कवर पेज ऐसा कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं कहानियां ऐसी लिखती थी कि लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत प्रगतिशील कहानियां हैं। जब मैं कहानी लिखती थी तो थोड़ा, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं मनीष जी, हम उसी माहौल की लिखेंगे। अब मेरा 10-11 साल का एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं कॉर्पोरेट में देखूंगी कि लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट भी यूज कर रही हैं, तो अगर मैं उसको लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं फेमिनिस्ट हो गई, है ना? तो जब मैं ये सब कहानियां लिखती थी
तो लोगों को लगता है कि यार तुम तो ये बाहरी संबंध की कहानी लिखती हो तो तुम भगवान को कैसे मान सकती हो। तो मैंने कहा बाहरी संबंध की कहानियां लिखना अलग बात है, भगवान को मानना अलग बात है। एज ए राइटर मैं अगर देख रही हूँ कि समाज में कोई विकृति आई है तो समाज की विकृति लिखना मेरा कर्तव्य है। अब उसको अगर आप ये जोड़ें कि अगर आप समाज की विकृति लिख रहे हैं, मैंने कहा साहित्यकार आदर्श थोड़ी ना लिखेगा। साहित्यकार बिल्कुल का सही बात। साहित्य वो अगर मैं कहानी लिखूंगी, अगर मुझे आदर्श लिखने होंगे तो मैं नैतिक स्टोरी लिखूंगी भाई, है ना। आप देखिए की लव स्टोरी में भी कोई आदर्श नहीं है, नेहा की लव स्टोरी में भी वो पूरा का पूरा इंसिडेंट्स है, वो पूरे डायलॉग्स भी उसी तरीके से हैं जैसा मैंने एक दो लोगों के मुंह से सुना, एक दो लोगों के मुंह से ऐसा सुना कि इस तरीके के डायलॉग बोले जाते हैं, इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं। तो बिल्कुल जब सही हम बात। समाज में इस किताब को लेकर भी कई लोगों ने आपत्ति करी कि इसमें बहुत ऐसे डायलॉग है, तो फिर उसमें भी मैंने बोला कि ये 18 प्लस की लड़कियों के लिए है। तो जब 18 प्लस की लड़कियों के साथ किस तरीके के डायलॉग बोल के उनको फंसाया जाता है, तो इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि अगर आपसे कि ये जो आपसे मीठे मीठे डायलॉग बोले जाते हैं, ये जो आपको शरीर के माध्यम से फंसाया जाता है, ये जो आपको माई बॉडी माई चॉइस बोल के आपको एक अंधे कोने में धकेल दिया जाता है। अगर आप नैतिकता और आदर्श की बात करके बच्चियों को बोलोगे तो उनको समझ, हम ही लोगों को कोई बोले कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो हम ही लोग नहीं समझेंगे भाई। बिल्कुल ठीक बात तो है, ठीक बात है। तो ये सारे इंसिडेंट्स थे जो मुझे जो और उसमें जो मेन कारक था वो निकिता तोमर की जो हत्या थी, उसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। उसने मुझे उसकी जड़ खोजने के लिए इंस्पायर किया कि आखिर में वो कौन सी जिद है कि या तो तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, या तो आप धर्म बदल के मेरे पास आ जाओ, अपना धर्म त्याग कर धर्म बदलना नहीं, धर्म त्याग कर, इसको धर्म त्याग ना बोलेंगे, आप धर्म त्याग के मेरे पास आ जाओ, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं सुबह 10:30 बजे भी तुमको गोली मार दूंगा। ये जो था, यहाँ तक कि आप सोच देखिए वो जो आप इसमें अकरम का जो कैरेक्टर आप देखेंगे तो वो जो एक कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसमें श्रद्धा के टुकड़े किए थे ना उसने, 40 टुकड़े आफ्ताब ने किए। आफ्ताब ने किए। आफ्ताब सेम कैरेक्टर है जो मैंने ऑलरेडी पहले अकरम का कैरेक्टर लिख दिया था, आफ्ताब का कैरेक्टर बाद में आया। इसमें भी अकरम यही बोल बोल के लड़कियों को वो करता है, अपना एक सॉफ्ट छवि पेश करता है कि नो टू क्रैकर्स, है ना, पटाखे मत चलाओ, प्रदूषण होता है, माने वो ऐसे मुद्दों पर हिंदू त्योहारों पे बोल बोल के अपनी एक ऐसी छवि पेश करता है कि जैसे ही इज ए सोशल रिफॉर्मर, लेकिन वो कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है। वो ईद पर वो बकरीद पर होने वाले जल प्रदूषण पर कुछ नहीं बोलता, है ना। बकरीद पर आप देखिए कि जो ढाका का जो सीन आता है, हमेशा आप देखिए बांग्लादेश का एक दृश्य हर साल आता है कि वहां पर सड़कें जो है वो लाल हो गई लाल है। हो जाती। वो पानी कहाँ जाएगा, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे भूमि में मिलेगा तब भी वो खून मिलेगा। तो जो उसकी कम्युनिटी की बुराई है, उसकी कम्युनिटी के जो लूज पॉइंट्स हैं वो उसके विषय में बात नहीं करता है। सेम कैरेक्टर आफ्ताब था कि आफ्ताब भी, तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर से हमें अगर अपनी बच्चियों को बचाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखने में आपको कैसा वो करना है। तो यही सब बातें थी, मुझे थोड़ा मुझे लगा कि इस चीज को साहित्यिक रूप से लिखा जाना चाहिए, तो इसको मैंने लिखा कि षड्यंत्र को लिखा कि किस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ एक गाना है, हमारी बच्चियां जब छोटी होती हैं 4 या 5 साल की होती है, वो तब से गाने लगती है उस गाने को, प्यार किया तो डरना क्या। छोटी सी बच्ची होगी वो मधुबाला के स्टेप्स फॉलो करेगी, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। आप देखिए कि अगर 5 साल की बच्ची डांस कर रही है तो कम से कम जब वो 11 या 12 साल की होगी तो उसके मन में उस अय्याश सलीम की एक सॉफ्ट छवि बन जाएगी, जिस अय्याश सलीम ने किसी को नहीं छोड़ा, है ना। तो उसमें लड़की की कहाँ से गलती है, ये तो पेरेंट्स है ना जो वो उसको नचाने के लिए कुछ ना कुछ 4 या 5 साल की बच्ची को नचवा रहे हैं थोड़ा सा। तो बिल्कुल सही बात है। उसमें और इसीलिए
हम लोगों ने कई बार इसकी व्याख्या अलग ढंग से भी की है कि कैसे फिल्मों में नायक, देखिए एक समय में 70 के, कई बार हम लोग अपने शो में करते रहे कि 70 के दशक से पहले के दौर को देखिए, एकाएक 80s के बाद या यूं कहें 90s में एकाएक मुस्लिम नायक आने शुरू हुए। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, हीरोइनें गायब हो गई मुस्लिम। 70 के दशक तक मुस्लिम हीरोइन थी। तो एक तरह से हिंदू महिलाओं के अंदर भी डाल दिया गया कि नायक हीरो बस मुसलमान हो सकता है, वो शाहरुख खान जैसा दिखना चाहिए, वो शाहरुख खान वाली एक्टिविटी हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, आमिर खान हो। तो एक तरह से पूरा ये खेल जो है वो वामपंथियों ने खेला और इसका शिकार मुझे कई बार तो लगता है कि स्वरा भास्कर जैसे जो लोग हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, अपनी करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में आपको अपनी करियर बनाना है। जैसे आपने कहा ना कि आपको कहा गया कि भैया यदि साहित्य पुरस्कार पाना है तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मैंने खुद महसूस किया है। जब हम जर्नलिज्म में आए थे उस दौर में यही था कि आपको वामपंथी विचार के हिसाब से ही खबर आपको एस्टेब्लिश करनी है, खबर आपको वैसे ही लिखनी है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता था। राम बहादुर राय के साथ एक है, मेरे एक मित्र है, उन्होंने कहानी लिखी। उन्होंने अपनी कहानी अपनी माँ की लिखी और उनके गांव में एक भी मुसलमान उस ढंग का था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पात्र जो है एक नायक उसमें मुसलमान बनाया। उन्होंने मुझे कहा कि राम बहादुर राय ने उनसे कहा कि आपने ये मुस्लिम पात्र घुसेरा हुआ है, डाला है, ऐसा लग रहा है बलपूर्वक डाला है आपने। जैसे पहले फिल्मों में था ना कि एक अच्छा पात्र यदि है तो मुस्लिम होगा, खलनायक यदि होगा तो मंदिर का पुजारी होगा, वो ठाकुर होगा, एक कोई बनिया होगा। तो ये चीजें चल रही है, अभी तक चल रही है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब इन सब चीजों पे विराम लग रहा है। आपके जैसी लेखिकाएं जब इन सब चीजों की आवाज उठाती है तो समाज में कुछ बदलाव होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। व्यूअर से कहेंगे कि इस किताब को यदि संभव हो तो इसके लिए पढ़िए जरूर और पढ़वाइए भी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। आपसे समय समय पर आपके अनुभवों का लाभ हम लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बल्कि मैं तो अभी एक और वोकिज्म पर भी एक उपन्यास आ रहा है कि कैसे वोकिज्म भी हमारी लड़कियों को, जेंडर आइडेंटिटी वाला जो इशू है वो कैसे हमारी लड़कियों के अगेंस्ट ही पूरा का पूरा जाएगा, उसको लेकर भी हमारा एक उपन्यास आ रहा है। वो भी जब आएगा तब मैं आपको पढ़ने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।